अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब है टू वर्क टुगेदर, टू ऑर्गेनाइज टुगेदर। इट्स लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज़ ऑफिसेज वगैरह में किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी होता है। और क्योंकि ये हो रहा होता है केमिकल्स के थ्रू, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, यानी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई टास्क असाइन किया गया तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ये बताने के लिए कि भाई तुमने ये काम करना है, तो कोई ना कोई मैसेंजर होता है। तो ऐसी ह्यूमन बॉडी में जब कोई टास्क करना हो तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सिग्नल देता है, और वो सिग्नल देता है बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स यूज हो रहे थे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। Use of chemical messengers to coordinate and regulate the functions of different cells, tissues and organs in the body। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की बॉडी डिटेक्ट करती है लो टेम्परेचर, और अब बॉडी का टास्क ये है कि वो टेम्परेचर को नॉर्मल ले आए, नॉर्मल लेवल तक इंक्रीज करते हैं। उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा लो टेम्परेचर, देन लाइक उसके बाद जाएगी नर्व इम्पल्स, और उसके बाद हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, और वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, और ये जाके एक्ट करेगा थायराइड के ऊपर, उसको स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से थायरॉक्सिन को रिलीज करवाएगा। देन थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, यानी बेसिकली वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, यानी रिस्पायरेशन के रिएक्शन से एटीपी को इंक्रीज करेगा। और हमें पता है कि ग्लूकोज की सारी एनर्जी तो एटीपी में नहीं कन्वर्ट होती है, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज होगी, और टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह टास्क हम लोगों को मिला कि आपने बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करना है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने मिलकर काम किया? थायराइड ने, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ने और हाइपोथैलेमस ने। अब इनके दरमियान जो मैसेंजर्स थे वो कौन थे? टीआरएफ गया एपीएल के पास, और एपीएल से आया टीएसएच, और हो गया थायराइड के पास, वहाँ से आया थायरॉक्सिन, और उसने बॉडी के सेल्स को कहा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर दो। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सिग्नल ले जाने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। और क्योंकि केमिकल में एज मैसेंजर यूज़ हो रहे हैं, जिनको हम बेसिकली हार्मोन्स कहते हैं, इसी वजह से इस कोऑर्डिनेशन को हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस है जो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, और ट्रेस अमाउंट्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट, टू सेट इन मोशन। तो टू सेट इन मोशन का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा किसी मैकेनिज्म को स्टिमुलेट ही करेंगे, किसी काम के होने को ही ये स्टिमुलेट करेंगे। ये कभी कभी किसी इनहिबिटरी मैकेनिज्म को भी सेट कर रहे होते हैं, और कभी और स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म्स को भी सेट करते हैं। बेसिकली इन्होंने किसी भी मैकेनिज्म को सेट करना होता है, चाहे वो इनहिबिटरी हो चाहे वो स्टिमुलेटरी हो। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हार्मोन सबसे पहले रिलीज होंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। अब हमें पता है कि ब्लड जो है उसका कुछ कंटेंट कैपिलरीज के लेवल पे आके वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेल्स पड़े हुए होते हैं। अब डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। अब हार्मोन जा रहा है ब्लड के अंदर, फिर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, तो उसे कैसे पता चला कि भाई मैंने तो इसी सेल के साथ बाइंड करना है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो कैपिलरीज से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर रिलीज हो रहा होता है, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन्स के लेवल्स पे इंक्रीज रिलीज हो रहा होता है। तो हॉर्मोन्स को कैसे पता चलेगा कि भाई अब मेरे बाइंड करने का टाइम आ गया, अब मैं इस ऑर्गन में मौजूद हूँ, मेरे बाइंड करने का टाइम आ गया, मैंने बाइंड करना है और सिग्नल ट्रांसडक्शन करनी है। बेसिकली ऐसा होता है कि हर सेल के ऊपर हार्मोन्स के रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, हार्मोन्स उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं, और उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो हार्मोन्स यानी कि जो केमिकल मैसेंजर पीछे से मैसेज लेके आ रहा है, वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर चेंजेस को ट्रिगर करता है, और उसका जो केमिकल मैसेंजर है, जो केमिकल सिग्नल है, वो इंटरसेलुलर चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन है।
इंटरसेलुलर चेंजेस में बेसिकली आ जाता है कि जीन एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन्स बनती हैं जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइम्स होती हैं। और जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं। इस तरह हार्मोन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं और उसके बाद उसके स्पीड अप होने को ट्रिगर कर सकते हैं। स्पीड अप उसने करना है, एंजाइम्स ने करना है, लेकिन हार्मोन्स ने उसके स्पीड अप होने को ट्रिगर करना है, स्टिमुलेट करना है। और देन हम लोगों के पास फिर उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स शो होंगे। अब क्योंकि हार्मोन्स केमिकल्स हैं तो ये बेसिकली इनकी नेचर क्या होती है, किस नेचर के हैं, इनमें आ जाता है स्टेरॉइडल हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स और अमीनो एसिड और उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स में एड्रेनल कॉर्टेक्स के आते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स से दो तरह के रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास आ जाता है कॉर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास एल्डोस्टेरोन आ जाता है। ओवरी और प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। देन टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। देन हम लोग के पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में आ जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटोनाइजिंग हार्मोन, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्लाइकोप्रोटीन्स का बेसिकली मतलब है कि इन एंजाइम्स, इन हार्मोन्स का जो मेजर पोर्शन है वो प्रोटीन पे कंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन इनके पास साइड चेन होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। देन हम लोग के पास आ जाते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, और इसके लिए हम लोग के पास निमोनिक है, गो सी द ग्रेट फिजिशियंस ईमान। इसमें आ जाता है ग्लूकागोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन। और देन हम लोग के पास आ जाते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स में मीडियन पिट्यूटरी लोब में से बेसिकली मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो कि खुद कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, लेकिन हाइपोथैलेमस इसके अंदर हार्मोन्स स्टोर कर रहा होता है। वो कौन कौन से दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम लोग आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। देन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से हम लोगों के पास आ रहा होता है यहाँ पे ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैल्सिटोनिन थायराइड से और पैराथॉर्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ये सब पेप्टाइड हार्मोन्स है। देन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स इनमें आ जाते हैं थायरॉक्सिन, हिस्टामिन, कैटेकोलामिन्स में बेसिकली आ जाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। देन डोपामीन, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन। डोपामिन और सीरोटोनिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स दोनों के तौर पे एक्ट करते हैं। अब इनको याद करने के लिए निमोनिक्स है, द हैप्पी कैट डांसेस सो मैरिली। पेप्टाइड हार्मोन्स में यानी कि पेप्टाइड्स बेसिकली कहते हैं अमाइनो एसिड्स के फ्यू अमाइनो एसिड के लिंक से उनके पेप्टाइड बॉन्ड से जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ये पेप्टाइड्स हैं। यानी कि वो प्रोटीन तक बड़े नहीं होते लेकिन अमाइनो एसिड तक छोटे भी नहीं होते। स्मॉल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स बना रहे होते हैं। तो इनमें हम लोगों के पास आ जाते हैं जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके अंदर 13 अमाइनो एसिड्स होते हैं। देन ऑक्सीटोसिन और ADH के पास 9, ACTH के पास 39, कैल्सिटोनिन के पास 32 और पैराथॉर्मोन के पास 84। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ऑक्सीटोसिन और ADH के हार्मोन्स हैं, ADH के अमाइनो एसिड्स हैं। इन दोनों में 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ADH का दूसरा नाम है आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, AVP। और जो ADH के 9 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें 8 अमाइनो एसिड्स सिर्फ आर्जिनिन के हैं। ये और यही रीज़न है कि इसको हम AVP यानी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो किस किस अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। डोपामीन, थायरॉक्सिन, कैटेकोलामिन्स, ये तीनों कैटेकोलामिन्स में बेसिकली आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये तीनों टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं। टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कुछ अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद बना सकती है और एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकते, हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं।
तो टायरोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, लेकिन ये जिस अमाइनो एसिड से बनता है फिनाइल एलेनिन, वो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है और वो हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। और फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। अब कभी कभी ऐसे होता है कि इसकी जो जीन है, क्योंकि प्रोटीन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन्स की ट्रांसलेशन होती है मैसेंजर आरएनए से, और मैसेंजर आरएनए पीछे से बन रहा होता है डीएनए से, जीन से। और कभी कभी ऐसे होता है कि जीन में म्यूटेशन आ जाती है, ना मैसेंजर आरएनए ठीक बनता है ना एंजाइम ठीक बनता है, जिसकी वजह से ये फिनाइल एलेनिन की टायरोसिन में कन्वर्जन प्रॉपर नहीं हो सकती। इस डिसीज़ को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देन हम लोगों के पास जो मेलानिन है, जो मेलानोसाइट से रिलीज होता है एमएसएच की स्टिमुलेशन की वजह से, वो भी एक टायरोसिन डेरिवेटिव है, लेकिन वो पिगमेंट है, वो हार्मोन नहीं है। ओके, देन हम लोग के पास आ जाता है हिस्टामिन। हिस्टामिन हिस्टिडीन का डेरिवेटिव है, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन ये ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव है, और ट्रिप्टोफैन भी एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी कि हमें डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ेगा। और ये नेक्स्ट वही कि डोपामिन और सेरोटोनिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स दोनों के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे कि ये कब न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करते हैं और कब हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड्स सिंगल सेल्ड हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। सिंगल सेल्ड में हम लोगों के पास आ जाते हैं गॉबलेट सेल्स, जो बेसिकली एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर मौजूद होते हैं, और ये अपनी सिक्रेशंस को डायरेक्टली सरफेस के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट ही सरफेस पे है, इनको किसी डक्ट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। और मल्टी सेलुलर में हम लोगों के पास डिफरेंट आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वगैरह। और अब इनके ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में की जो सिक्रेशन है उनमें आ जाते हैं एंजाइम्स जो दूसरे फ्लूइड से रिलीज होते हैं, और ये टारगेट सरफेस के डायरेक्टली ऊपर अपनी सिक्रेशन को रिलीज कर देते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स या फिर डक्ट्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि लिवर, सैलिवरी ग्लैंड, फेट ग्लैंड, विशस ग्लैंड और टीयर ग्लैंड, ये सब अपनी सिक्रेशंस को टीयर्स के थ्रू सरफेस के ऊपर रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है वो डक्ट्स का है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। और अगर ये डक्टलेस हैं तो इन्होंने भी तो अपनी सिक्रेशन किसी ना किसी तरीके से बॉडी तक पहुंचानी है ना, तो फिर ये कैसे पहुंचाएंगे। अब जिस ऑर्गन के अंदर ये बन रहे हैं वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई आएगी, और यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होंगे ब्लड सप्लाई के अंदर, और वो ब्लड के थ्रू टारगेट टिश्यूज तक जाएंगे, ट्रेवल करेंगे। इनमें आ जाता है पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब बात यह है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है, हालांकि नर्वस कोऑर्डिनेशन भी तो हमारे पास थी। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि हर सेल को जाके सप्लाई कर रहा होता है कोई ना कोई न्यूरॉन, कोई ना कोई न्यूरॉन एंडिंग, बेसिकली एक्सोनल एंडिंग कोई ना कोई सप्लाई कर रही होती है। तो बॉडी के हर सेल को न्यूरॉन की सप्लाई देना, एक न्यूरॉन एंडिंग्स प्रोवाइड करना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसके ऑन द अदर हैंड जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो एक दफ़ा ब्लड में हार्मोन रिलीज कर दो, और उसने जहाँ जहाँ पे भी जाके अपना काम परफॉर्म करना है वहाँ पर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो वहाँ पे जाके अपना काम कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है, वो एक दफ़ा आप रिलीज कर दो, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा, वो लिवर पे जाके उसको कहेगा, वहाँ लिवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना शुरू कर देगा, बोन्स में जाके बोन्स की ग्रोथ करवाना शुरू कर देगा, मसल्स को जाके कहेगा अमाइनो एसिड अपटेक इंक्रीज कर दो। और इसी तरह एडिपोज टिश्यू के पास जाके कहेगा कि लिपोलाइसिस करवाना शुरू कर दो। तो वो एक ही दफ़ा आपने रिलीज कर दिया ब्लड स्ट्रीम में, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी उसने काम करना है उसको इंडिविजुअली बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। हार्मोन जाएगा, बाइंड करेगा, वो एक ही हार्मोन डिफरेंट सेल्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा और उनमें सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसमें ब्रॉडर इफेक्ट्स होते हैं, हालांकि ये स्लो प्रोसेस है, यानी कि रिलीज होगा, फिर ट्रेवल करेगा, फिर बाइंड करेगा, सिग्नल
ट्रांसक्रिप्शन होगी, जीन्स एक्सप्रेशन होगा, फिर जाके इनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये एक स्लो है, लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक हार्मोन ब्लड के अंदर पड़े रहेंगे तब तक ये अपना इफेक्ट शो करते रहेंगे। अब जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अगर तो हम लोगों को अगर तो ग्रोथ नर्वस सिस्टम के थ्रू ही करवानी होती तो हम लोगों को हर कुछ मिली सेकेंड्स के बाद बॉडीज के सेल्स को ये सिग्नल देने की ज़रूरत पड़ती रहती कि भाई ग्रोथ का टाइम है, ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में अब ग्रोथ हार्मोन एक दफ़ा रिलीज हो गया और वो जब तक ब्लड के अंदर मौजूद है वो ग्रोथ करवाता रहेगा, और बॉडी को जब तक पता है, जब तक हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता रहेगा कि ग्रोथ करवानी है, और तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता रहेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता रहेगा, वो ब्लड के अंदर रहेगा। इस तरह लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, यानी कि अक्सर ग्रोथ का पीरियड होता है ईयर्स में, लाइक 12 to 13 ईयर्स, 8 to 9 ईयर्स। तो इस सारे साल इस सारे ड्यूरेशन में वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद रहते हैं। तो इस तरह स्लो, लॉन्ग लास्टिंग और ब्रॉडर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड नर्वस सिस्टम क्विक, शॉर्ट टर्म और लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है।